सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ महात्मा गांधी वार्ड के युवा पार्षद हर्षित यादव हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उसके पहले की इनसे कुछ चर्चा करें। आपसे बता दें कि देश की राजनीति में बहुत तेजी से एक बदलाव आ रहा है, एक करवट बदल रही है देश की राजनीति। युवाओं को लेके अब राजनीति में एक बड़ी संभावनाएं देखने में आती है और बहुत कुछ उम्मीदें हैं, बहुत सारी संभावना है और सबसे बड़ी चीज है कि युवाओं के उत्साह और जोश से एक नए भारत के निर्माण की कल्पना हो रही है। और भारत का निर्माण जब होगा तो हम सब इन युवाओं पर एक नज़र लगाते हैं कि देखते हैं कि क्या करेंगे ये लोग। हर्षित, बहुत बहुत स्वागत के बाद हम अब बात करते हैं कि एकदम से पढ़ाई करते हुए या कैरियर को लेके जब आप कुछ तैयारियां हो रही हो, एकदम से राजनीति में आना, क्या कुछ संभावनाएं थी? सर, पहले तो नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया। और निश्चित तौर पे आपका सवाल बनता है कि कैसे मैं पढ़ाई से फिर कैसे राजनीति में आ गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि बचपन से ही मैं इस पारिवारिक परिवेश में पला हूँ कि मैंने बचपन से ही राजनीति देखी है, समाज सेवा देखी है। जब मैं छोटा था तो जब मैं भी अपने पिता के साथ कहीं पे भी जाता था, और मैं बताऊं, मैं आज भी मुझे याद है जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था तब मेरे पिता नेता प्रतिपक्ष के रूप में नगर निगम में थे। मैं उनके साथ सदन में भी गया। मैं एक बार रोकूंगा जरा। दोस्तों बता दें कि हम आपको कि दिनेश यादव जी जो कि नगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और अगर देखा जाए तो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी रहे, महापौर का भी चुनाव लड़े और अभी अभी हाल ही में लोकसभा के भी उम्मीदवार थे। हर्षित यादव उन्हीं के बेटे हैं और निश्चित है, जैसा कि इन्होंने कहा कि बचपन से राजनीति देखी है, वो नारे, वो भीड़, वो जुलूस, वो शोभा यात्राएं, वो जीत का जश्न, सारी कुछ चीजें देखी और धीरे धीरे घुमड़ते रहे विचार। बिल्कुल, मैं बचपन से था, मैं देखता आया था, तो बचपन से ही मेरे अंदर भी वो ख्वाहिश थी और मैं देख के समझ गया था कि मैं जिस परिवार से आया हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों में। मुझे भी समाज के लिए कुछ करने का बचपन से ही इच्छा थी, लेकिन मैं ये सोचता था कि पहले मैं ब्यूरोक्रेट बनूं, इसलिए मैं एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा था। मैं चाह रहा था कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं। मैं 12th कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया। वहाँ से मैंने अपनी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी। फिर मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद मैं एमपीपीएससी में आया। मेरा मन था कि पहले मैं ब्यूरोक्रेट बनूं, आईएएस या आईपीएस बन सकूं, फिर उसके बाद मेरा राजनीति में आने का था। लेकिन खैर, हम सभी जानते कि जीवन बहुत अनिश्चितताओं का है। मेरा तो मन था कि पहले अधिकारी बनने के बाद, कुछ सर्व करने के बाद वापस आता, लेकिन कुछ समन्वय ऐसे हुआ कि सामने इलेक्शन आया और फिर मेरा मन हुआ। फिर मैंने डैड से कहा कि मुझे अब राजनीति में आना, तो फिर ऐसे करके मैं पार्षद चुनाव लड़ा। निश्चित है कि पिताजी का जो एक राजनीतिक बैकग्राउंड है उसके बीच से होते हुए जब पार्षद का चुनाव लड़े और आज निश्चित है कि राजनीति में युवाओं की भूमिकाएं भी हैं और एक पीढ़ी और अपनी युवा पीढ़ी के बीच में कैसे तालमेल बनाते हो? देखिए, राजनीति में बहुत अहम भूमिका है कि हम युवाओं की शक्ति भी हो और साथ में हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी हो। ये दो समन्वय मिलके अगर आज हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कल हम देख पाएंगे। और मैं जब चुनाव में उतरा, मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो ओपोनेंट में थे, जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ाई किए थे, वो लगभग मुझसे मेरी एज के डबल थे। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि वार्ड की जनता ने एक युवा पे भरोसा दिखाया। जितने मेरे युवा साथी हैं पूरे वार्ड के, उनने मुझे बहुत उत्साह से और बहुत समर्थन दिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि आज देश भी चाहता है कि राजनीति में एक युवा आगे आए। और मार्गदर्शन तो मेरे पिता और मेरे सभी वरिष्ठ जनों का था ही मेरे साथ, और आगे चल के भी इन्हीं युवा की ताकत से और बड़ों के मार्गदर्शन से हम राजनीति करेंगे और बहुत बेहतर करेंगे। बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस से आप उम्मीदवार थे, महापौर भी कांग्रेस का उसी समय निर्वाचित हुआ। बहुत सारी संभावनाएं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी कि हमारी ही सरकार बनेगी, नगर सरकार। और जैसे ही महापौर ने दल बदला तो फिर क्या लगा एकदम से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पे जब मैं चुनाव प्रचार में जाया करता था, तो हमारे जो महापौर जी हैं वो भी जब कांग्रेस पार्टी में थे, तो हमने भी वार्ड में साथ में प्रचार किया है।
हम भी बहुत से गलियों में हमारे धर के गए हैं। अगर हमने अपने लिए वोट मांगा है तो महापौर जी के साथ में हमने महापौर जी के लिए भी उस समय कांग्रेस में वोट मांगा था और बहुत से वादे किए थे। और पार्षद बनने के बाद लगभग मैं समझता हूँ 1.5 साल का कार्यकाल उनका कांग्रेस पार्टी में रहकर रहा है और मैं उनके साथ बहुत से विकास कार्यों में गया हूँ और उनने भी भूमिका निभाई है, उनने भी किया है। लेकिन मुझे आज भी समझ में नहीं आया, चूँकि उनसे ऐसा व्यक्तित्व अभी तक मुझे मैं मिलना नहीं हो पाया कि मैं उनसे सवाल पूछूं। लेकिन सवाल तो आज भी मन में है कि आखिर उनने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या मजबूरी थी। राजनीति मैं समझता हूँ एक संघर्षों का और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली चीज़ है। अगर आप राजनीति में हैं तो सब कुछ बहुत आसान तरीके से नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर उनके सामने सरकार नहीं है प्रदेश में, देश में सरकार नहीं है, निश्चित तौर पर उनके सामने कठिनाइयाँ होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप रह के संघर्ष करके आप हम सब से समन्वय बना के हम साथ में लड़ते। लेकिन दल बदलना तो निर्णय उनका कहीं ना कहीं गलत। सरकार तो उस समय भी नहीं थी जब फिरंगी हुकूमत थी, हाँ बिल्कुल, लेकिन गांधी निकला था गांधी संघर्ष कर, बिल्कुल आपने सही कहा। है ना। तो एक बड़ा चर्चित शेर भी है जिसके बारे में हमेशा हम बात भी करते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही नहीं होंगी, होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बहरहाल जब कभी आमना सामना हो तो आप पूछ सकते हैं ये सवाल कि आखिर वो मजबूरियां क्या थी। बहरहाल हम अपने राजनीतिक सफर पे आते हैं कि युवाओं को राजनीति में किस तरह की चुनौतियां सामने आती। देखिए चुनौतियां तो हैं, क्योंकि जब मैंने चुनाव लड़ा और जब मैं राजनीति में आया, जब मैं पार्षद बना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे लिए भी बहुत नई थी। और मैं समझता हूँ पार्षद आज जिस पद में हूँ मैं, ये सबसे दायित्व वाला, सबसे जिम्मेदारी वाला पद है। अगर आप राजनीति भूमि से भी देखेंगे, आप राजनीतिक तरीके से भी देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो पब्लिक डीलिंग होती है और जनते को जो ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिक डेली नीड होती है, चाहे आप रोड, सड़क, पानी, बिजली, कि आप स्वच्छता की बात करें, तो एक पार्षद से ही समन्वय होता है। और चूंकि मैं युवा भी था और जब मैं पार्षद बन के आया तो बहुत सी कठिनाइयाँ तो सामने थी। लेकिन मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवेश में एग्जांपल देके बोलना चाहता हूँ कि हमने बहुत जल्दी अडेप्ट किया उसको। क्योंकि जब एक व्यक्ति जब एक युवा होता है राजनीति में, उसके अंदर शारीरिक क्षमता भी बहुत होती है, उसके अंदर मानसिक कौशलता भी बहुत होती है और दृढ़ निश्चितता भी होती है। तो बहुत जल्दी वो सीख के और जनता के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। नगर निगम में जब पहली बार पहुंचे तो पिताजी यानी दिनेश यादव जी ने क्या कहा था, क्या सबक सिखाया था। बिल्कुल आपने सही पूछा है कि जब मैं पहले दिन जब नगर निगम जा रहा था, तो मुझे आज भी याद है कि जब मेरे पिताजी ने कहा था कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ सब तुम्हें अभी तो मेरे नाम से जानेंगे और सब तुम्हें पहचान है, सब है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब तुम अपना कार्यकाल पूरा करो तो कहीं ना कहीं कभी मैं नगर निगम जाऊँ तो सब तुमको लेके मुझे बोलना चाहिए कि नहीं भैया, आपने अपने बच्चे को राजनीति में लाया, मदद किए, सपोर्ट किए, आज उनने आपसे बहुत बेहतर करके। यानी हर्षित यादव के पिताजी हैं दिनेश यादव, जब ये कहा जाएगा हाँ, तो गर्व से उनका गर्व सीना से। चौड़ा होगा। कुछ और बातें, वार्ड की सुबह और एक पार्षद की शाम यानी रात कैसी होती है। वार्ड की सुबह मैं समझता हूँ कि हम जितने भी पार्षद हैं, मैं अपनी अकेले की नहीं, मैं सभी पार्षद की बात करूँगा, तो हमें 7 सवा 7 पे हमको उठना ही पड़ता है। क्योंकि स्वच्छता से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं रहती हैं जनता की, वो सुबह से ही सबसे महत्वपूर्ण समय सुबह का रहता है। तो 7 साढ़े 7 पे हम उठ के तैयार होकर अपने वार्ड में चले जाते हैं और फिर 9 10 11 बजे तक हमको वार्ड में समय देना रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हर वो गली, हर वो रोड जहाँ पे सफाई हुई कि नहीं हुई, वो हमारा दायित्व बनता है, हम वहाँ के जाके लोगों से मिलें। तो ऐसे ही हम लोगों का दिनचर्या रहता है। फिर आके नहा धो के फिर ऑफिस में भी 11-12 बजे बैठ के जो अन्य काम रहते हैं निगम के, चाहे वो आपके आधार कार्ड से लेके हो, जो अन्य योजनाओं के लेके जो जनता हमसे अपेक्षा करती है कि हम उनकी मदद करें निगम से संबंधित, फिर हम ऑफिस में रहते हैं। और शाम को फिर अन्य जो कार्यक्रम रहते हैं वार्ड में सुख दुख के, फिर हमें उसमें भी जाना पड़ता है। तो दिनचर्या पूरे 24 घंटे का रहता है, मैं समझता हूँ। दोस्तों, लगता जरूर छोटा सा वार्ड है, लेकिन एक पार्षद की भूमिकाएं बहुत अलग होती हैं। उसके लिए वार्ड की जनता की सेवा, वहाँ की सफाई व्यवस्था, वहाँ की जल वितरण व्यवस्था, वहाँ के लोगों के लिए उनके सुख दुख में शामिल होना, बहुत सारे काम होते हैं और हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है कि पार्षद उसकी बात को सुन ले और उनके काम पूरे करवा दे। एक मुद्दा और आता है कि पार्षद रहते हुए निश्चित है एक संभावनाएं राजनीति में बहुत व्यापक होती, एक विधानसभा का हिस्सा होता है पार्षद,
आगे जाके विधानसभा का भी चुनाव लड़ने का एक सपना बनेगा, तो क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि युवाओं में एक उत्साह बना रहे? आपने सही कहा कि पार्षद वो कड़ी होती है जो आगे विधानसभा के लिए और विधानसभा के द्वार तक जाती है। और जबलपुर शहर का जो मैं इतिहास देखता हूँ, जो मैंने अपने अ, समय में जो देखा है, जो बहुत से आज जो विधायक पूर्व में विधायक रहे हैं जबलपुर शहर में, उनकी भी शुरुआत पार्षद से हुई है। तो एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और युवाओं के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप युवाओं के लिए हर एक चीज़ में खड़े रहें, समर्पित रहें, उनके सुख दुख में आएँ, उनकी मदद करें, तो युवा भी आपके लिए अल्टीमेटली खड़ा रहता है, युवा भी आपका साथ देता है। अक्सर बात होती है कि जबलपुर में जो डेवलपमेंट है, विकास के कार्य हैं, और जिस तरीके का यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो मुद्दे कहीं ना कहीं केवल आश्वासनों और कुछ दिखावों में घूम रहे हैं, जबकि जमीन पर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कुछ करने का मन है? देखिए, ज़मीन में तो हकीकत में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व से ही बहुत अपेक्षित रहा है जबलपुर शहर में, समझता हूँ। लगभग 3 दशक से यहाँ पे सांसद हमने जो सांसद रहे हैं, विधानसभा में भी सरकार आपने देखा किस पार्टी की रही। लेकिन उसके बाद भी जो उनके वादे रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे जबलपुर शहर में, आज आप रिछाई की स्थिति देखिए, कोई इंडस्ट्री का मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है। आपने आईटी पार्क ज़रूर बनाया, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि आज भी कोई बड़ी कंपनी आप ला पाए हैं। टीसीएस की बात करते हैं, आप विप्रो की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करते हैं। आज जबलपुर शहर में कुछ नहीं है। और बहुत बड़ा एक युवा वर्ग मैं देख रहा हूँ मेरे साथ का, जो एक अच्छा क्वालिफिकेशन करके अपने करियर में देख रहा है, तो आज जबलपुर शहर को छोड़ के भी जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है। लेकिन चूंकि मैं अभी उतने दायित्व में नहीं हूँ, मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर हमको ये पावर मिलता है तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज लाने की जबलपुर शहर में, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं समझता हूँ ये पूरी एक चेन है। जब तक मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आएंगी, कोई निवेश नहीं आएगा, रोजगार नहीं होगा, तो अन्य रोजगार नहीं आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। तो युवाओं के लिए मैं समझता हूँ कि जबलपुर शहर में बहुत ज़रूरी है आज के समय में रोजगार और औद्योगिक लगाने के लिए जबलपुर शहर में। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ, ग्लोबल समिट हुआ, इनसे जबलपुर को कुछ हासिल होने की संभावना कहीं नजर आती? पूर्व में भी मेरे ख्याल से एक आध दो कॉन्क्लेव यहाँ शायद हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा हमें समझ में नहीं आया। और यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि अब कोई ऐसा नेता है जो फॉर्मेलिटी ना करे, ऐसी सरकार आए जो सिर्फ दिखावा ना करे। ज़रूरी है। बाहर से क्यों आए नेता? हमारे शहर का ऐसा नेतृत्व क्यों नहीं हो रही? यही मेरे चिंता का विषय है। जबलपुर संस्कार धानी महाकौशल आज पूरे देश में अपनी पहचान रखता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं, बड़े बड़े लीडर हुए हैं, और वो लीडर भी ये नहीं बोल सकते हैं कि उनको ताकत नहीं मिली। जबलपुर शहर की जनता ने उनको समय रहते हुए भरपूर वो ताकत दी है कि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आज भी मुझे ये बात और ये प्रश्न मेरे मन में है, चूँकि युवा भी हूँ पार्षद के साथ साथ, कि आज भी जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, जो हम युवाओं को, हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था, वो आज भी शहर अछूता है उससे। हर्षित, वो जोश जो शरद यादव में था, तुम्हारी ही उम्र से लगभग उन्होंने राजनीति में आए होंगे और वो ऊंचाई पे पहुंचे, ये जोश मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं जबलपुर में किसी युवा में होना जरूरी है। मैं शायद उनको, उस समय मैं था नहीं, मैं उनको देख तो नहीं पाया है राजनीति में, लेकिन जितना मैंने उनके समय सुना है उनके बारे में, उनके उम्र दराज लोगों से, सबने बताया कि बहुत जोश था उनमें और बहुत कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी उनकी भी। और निश्चित तौर पे अब युवाओं को आना चाहिए, और ऐसे ही कर्मठ नेता नए युवाओं की जबलपुर शहर को ज़रूरत है। जब ही जाके कुछ ऐसा विकास जबलपुर शहर में हो पाएगा। एक युवा आएगा तभी वो युवा के लिए कुछ सोचेगा। आज तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है अभी। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र का देश है, धर्मनिरपेक्ष है। आप सिर्फ वोटर मत बनिए, क्योंकि हमने सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं। हम जब वोटिंग कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे वोटिंग का मतलब है कि हम अपना सजेशन दें सरकार को और उनसे क्वेश्चन करें। अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो जिस तरीके से आज हम बहुत सी चीज़ों में पिछड़े हैं, आने वाले समय में भी हम ऐसा पिछड़े रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा दायित्व, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज युवा वर्ग की है कि आज सवाल उनका सरकार से बनता है और पूछना चाहिए, क्योंकि आपके ही माध्यम से सरकार बैठी है। और जो रोड मैप है, जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है हम युवाओं के लिए, चाहे पॉलिसी का हो, चाहे आने वाले भविष्य का हो, ये बनता प्रदेश और देश की सरकार से, पार्लियामेंट में, विधानसभा में बनता है। तो जब अगर हमने
वोट दे के अपना मत उपयोग करके पहुंचाया, तो निश्चित तौर पे सवाल बनता है कि जो लोग ने जो हमें वादा किया, जो हमारी ज़रूरत है, वो कम से कम आके उस उम्मीदों में खरा उतरें और उसमें काम करें। दोस्तों, हर्षित एक युवा पार्षद, एक युवा नेता, युवा उम्मीद है इस जबलपुर शहर की, और निश्चित तौर पर युवाओं को सवाल पूछना चाहिए और अपना मत जहां दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिताने के बाद उससे आंख मिलाकर ये भी पूछा जाना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं। सी टाइम्स सी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज की चर्चा यहीं पर। हर्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद।